नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 221 का क्विक रिवीजन करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम से पहले आपको इस वीडियो को एक बार देख के जाना है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अगर ये वीडियो को आप देख लेते हैं तो देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम को लेके आपको डर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में आप ये ज़रूर बताएँ कि आपको इसके बाद और कौन सा चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें और उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर लेंगे। और दोस्तों 221 का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना चुका है, तो उसमें आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, बस उस टॉपिक में क्या होता है वो बताऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं भी आए फिर भी आप उसे खाली छोड़ के, ब्लैंक छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आधुनिक समाज। दोस्तों आधुनिक समाज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है, कभी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए आधुनिक समाज का मतलब क्या होता है? वर्तमान समय में लोगों के समूह को आधुनिक समाज कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक मतलब क्या होता है? वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जितने भी डेवलप हो रहे हैं, लाइब्रेरी डेवलप हो रही है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, तो उसे हम लोग आधुनिक समाज कहते हैं। अब देखिए ये तो आपको डिफिनेशन खुद से भी आप लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को आपको एक एक करके लिखना है। शहरीकरण। देखिए शहरीकरण मतलब आप देखेंगे कि जितने भी क्या हो रहे हैं, गाँव में डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे शहर डेवलप हो रहे हैं, लोगों का रहने का स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है। तो इसे डिफिनेशन देके आप खुद से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। उच्च जनसंख्या का दबाव। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी देखिए भारत में 135 करोड़ का आबादी है, तो इसी तरह पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं कि अभी आबादी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं होते हैं, मुझे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। रोज़गार के अवसर। अब दोस्तों आधुनिक समाज में क्या हो रहा है कि देखिए रोज़गार के बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। क्या क्या अवसर आ रहे हैं? बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर अभी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास के एरिया में बहुत सारे प्लांट खुल रहे होंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुलते होंगे, तो उनमें क्या होता है, लोगों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं, ठीक है। आय के बेहतर अवसर। दोस्तों आपको पता है कि अगर रोज़गार मिलेंगे तो आय के वो एक अवसर माना जाता है, और आय के अभी बहुत सारे ऐसे इंटरनेट भी बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैं जिससे आय के बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्रदान हो रहे हैं। शहरी सुविधाएँ। दोस्तों शहरी सुविधाएं में क्या होता है, आपको पता ही, अगर आप किसी गांव का कंपैरिजन करेंगे किसी शहर से, तो शहर में गांव की तुलना में ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिल रहे हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, जॉब्स की बात करेंगे, या फिर अगर आप बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो शहर में काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये आधुनिक समाज की ये एक डिफिनेशन है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट को आप चाहें तो एक एक पॉइंट को 10-10 लाइन, 15-15 लाइन आराम से लिख सकते हैं। तो ये आधुनिक समाज होती है। तो आधुनिक समाज अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें उससे अगर इसके सारांश की बात करूँ, तो सारांश का मतलब क्या होता है कि वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं अभी अपने आसपास, वो क्या है? आधुनिक समाज है, ठीक है। अब देखिए आधुनिक समाज के साथ एक ज्ञान समाज होता है। दोस्तों ज्ञान समाज और आधुनिक समाज में कभी कभी अंतर पूछे जाते हैं, तो उसे आप देखिए एक बहुत कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं ज्ञान समाज का मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे आपको कितनी जानकारी है, उस समाज की कितनी जानकारी है। देखिए जैसे आपने एक लाइब्रेरी साइंस की अगर आपने बुक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिस व्यक्ति के पास या जिस देश के पास जितना ज़्यादा सूचना होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वह देश उतना ही ताकतवर होगा, उतना ही समृद्ध होगा, ठीक है। तो अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो उसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि ज्ञान की क्यों आवश्यकता होती है, हमें समाज में रहने के लिए ज्ञान की क्यों ज़रूरत है। अगर मान लीजिए मुझे ज्ञान नहीं होगा, मुझे जानकारी नहीं होगी, तो मैं बिल्कुल अपना विकास नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन बात है, ये खैर एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादातर चांस से नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे बना सकते हैं। अब यहाँ से मैं जो बात करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ,
वहाँ से भी आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी। एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में चर्चा करेंगे, लॉन्ग में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। दोस्तों एकेडमिक लाइब्रेरी से कभी कभी तीनों शैक्षणिक लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इंडिविजुअल कॉलेज लाइब्रेरी या विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या आता है विशिष्ट और शोध पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, ध्यान देंगे स्पेशल लाइब्रेरी से सिंगल एक क्वेश्चन भी बनता है, सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एक राष्ट्रीय और राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय यानी सेंट्रल लाइब्रेरी। आपने देखा होगा कि सेंट्रल लाइब्रेरी, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली बात आपको ये जानना होगा कि पब्लिक लाइब्रेरी होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे, आप स्क्रीन में तो देख ही सकते हैं, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है। आप देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ स्टूडेंट ही पढ़ने नहीं जाते हैं, बल्कि कोई अगर जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब के बाद टाइम मिलता है तो वो भी पढ़ने के लिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, वो किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि वो सभी के लिए होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं परिभाषा की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे B.S. रसल ने कहा है कि जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिए है, जन साधारण द्वारा जन संस्थाएं या समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी विद्वान हैं उनके नाम आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक है L.R. मॉकलविन, ठीक है, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चांस टू रीड में जन पुस्तकालय के 5 आधारभूत सिद्धांतों के बारे में उन्होंने चर्चा किया। 5 पॉइंट क्या है आप एक एक करके देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। देखिए जन पुस्तकालय सेवा प्रदान के प्रावधान के लिए उत्तरदायित्व युक्त जन शासकीय प्राधिकरण का है, न कि किन्हीं निजी व्यक्ति समूह का है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि ये सभी के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको इन्हीं प्राधिकरणों द्वारा प्रशासित एवं वित्त प्रदान किया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए लाइब्रेरी के लिए क्या होता है, जैसा कि मैंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी बताया था, और आपको भी ये पता होगा कि देखिए जो भी लाइब्रेरी होती है पब्लिक लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को डोनेशन की आवश्यकता होगी, तो वहाँ की सरकार को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। जब तक डोनेशन नहीं मिलेगा तब तक जब तक लाइब्रेरी के पास बजट नहीं होगा तो वो हमें बेहतर सुविधा किस प्रकार दे पाएंगे। तो ये काफ़ी कॉमन बात है। तो ऐसे एक एक पॉइंट आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्पेशल किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। वहाँ पे सभी लोग समान होते हैं, तभी यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान के, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, उनके नियमों का पालन हो, ठीक है। तो स्पेशल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ विद्वान को आपको नाम याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप इसे रीडिंग कर लें, ठीक है। अब दोस्तों एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं बस अभी क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए। अब देखिए शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। दोस्तों एकेडमिक का मतलब क्या होता है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आप 10th में मान लीजिए स्कूल में हैं 1 to 10, उसके बाद फिर आप कॉलेज जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो जितने भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लाइब्रेरी होते हैं उसे हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी बोलते हैं, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए शैक्षणिक पुस्तकालय और पब्लिक लाइब्रेरी यानी जन पुस्तकालय, दोनों में क्या अंतर होती है। देखिए अगर मैं बात करूं कि मैं जिस स्कूल में नहीं पढ़ाई करता हूं, अगर मैं उस स्कूल के लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाना चाहूं तो नहीं जा सकता हूं। कारण क्या है, वो उन्हीं के लिए होती है जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि शैक्षणिक पुस्तकालय स्पेशल उनके लिए होती है जो उस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि वो पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक के लिए अलग से लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए विद्यालय पुस्तकालय के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। मैं काफ़ी शॉर्ट में बताऊंगा, लॉन्ग में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखिए छात्र और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकता की पूर्ति करता है। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है। इस प्रकार विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शिक्षा पुस्तकालय का तंत्र संभव है। अब देखिए एक स्कूल लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल लाइब्रेरी में आप बताइए क्या क्या होता है। वहाँ पे जितने भी क्लास के पुस्तकें होते हैं, उसके अलावा टेप रिकॉर्डर्स भी वहाँ पे होने चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, चार्ट्स होना चाहिए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ये सब होना चाहिए, ठीक है।
जिससे स्टूडेंट को पढ़ाई करने में कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, शिक्षा का कार्य प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री विद्यालय पुस्तकालय के अंतर्गत भाग होना चाहिए। हमारे देश में विद्यालय पुस्तकालय की दशा संतोषजनक नहीं है, वह एक सर्वथा उपेक्षित है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि अभी के टाइम में देखिए क्या हो रहा है कि जिस तरह से स्कूल लाइब्रेरी होनी चाहिए वैसा अभी इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो अभी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, स्कूल लाइब्रेरी मैं इसका एक जितने भी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है उसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दे रहा हूँ, उसे आप एक बार पढ़ लें। अगर मैं कंप्लीट यहाँ पे अभी बताने लगूँगा तो वीडियो लगभग 2 से ढाई घंटे का चला जाएगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि अभी इंपॉर्टेंट टाइम में आपका टाइम को वीडियो देख के वेस्ट किया जाए। इसी तरह महाविद्यालय लाइब्रेरी होती है, यानी कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में भी ये ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में आपको पता ही होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, महाविद्यालय पुस्तकालय भी मुख्यतः छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन आवश्यकता की पूर्ति करता है और महाविद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका अदा करता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद महाविद्यालय पुस्तकालय का विकास विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान से हुआ था, फिर भी अभी तक काफ़ी कुछ करने की शेष है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, जो भी विद्यालय पुस्तकालय होते हैं वो उसका जो फंडिंग है वो कौन करता है? UGC करता है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसी तरह देखिए, विश्वविद्यालय पुस्तकालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसे कह सकता हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में आता है तो ध्यान देंगे, आपको लॉन्ग में लिखना है। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दे रहा हूँ। देखिए, इसमें एक आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि विश्वविद्यालय का जो बजट होता है वो कितना होता है। देखिए, शैक्षणिक पुस्तकालय शीर्ष स्थान पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं। जितने भी एजुकेशन लाइब्रेरी होती है उसमें क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी में सबसे टॉप लेवल क्या होता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है। यह विश्वविद्यालय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है और इसको विद्वानों द्वारा विश्वविद्यालय का हृदय कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, खैर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग का डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं। ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय का आकार के अतिरिक्त एक अन्य अंतर उसका शोध कार्य पर बल देना होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, स्कूल में क्या होता है, रिसर्च रिलेटेड काम नहीं होता है, लेकिन अगर आप कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे रिसर्च की जानकारी आपको मिलने स्टार्ट हो जाती है और यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अगर देखिए, आप अगर रिसर्च की बात करेंगे, जैसे कि अभी मैं आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप UGC नेट में अगर आप नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको GRF मिलता है तो आप रिसर्च करेंगे, उसमें आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में पढ़ाई करनी होगी। तो खैर वो बात की बात है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब एक स्पेशल लाइब्रेरी, दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है इसको मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके जो डेटा हैं, जो विद्वान हैं, उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होता है। सबसे पहली बात, स्पेशल लाइब्रेरी को मैं आपको सिंपल तरीका से बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल की बात करें, जैसे मैं आपको एम्स की बात करूँ, तो एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी आप कभी देखेंगे कि वहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है। वहाँ पे जो लाइब्रेरियन ज्वाइन करते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन होते हैं। अब देखिए, स्पेशल लाइब्रेरी होती क्या है? देखिए, स्पेशल लाइब्रेरी न स्टूडेंट के लिए होती है और न ही किसी पब्लिक के लिए होती है, बल्कि वो उन लोगों के लिए होती है जो उस संस्था में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर लाइब्रेरी होगा, जैसे आपने कभी अगर फॉरेस्ट ऑफिस में गया होगा तो उसमें देखेंगे कि लाइब्रेरी भी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके लिए होती है। अगर आप कभी भी देखेंगे जाके कि किसी हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल की वैकेंसी आती है, तो उस समय जो लाइब्रेरी होते हैं वो स्पेशल लाइब्रेरी होते हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं होती है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी विशिष्ट विषय या समूहों के विशिष्टीकरण को प्राप्त करता है। अब इसमें एक विद्वान का मैं नाम बता रहा हूँ, नाम ध्यान देंगे। KGB ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा था, एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है और इसके प्रतिष्ठान के कर्मचारी की सहायता में सहायक विभाग के कार्यक्रमों की व्यावसायिक या अनुसंधान कर्मचारी के सदस्य के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, एक सारांश आप इसका देख लीजिए, जितने भी लाइब्रेरी के बारे में आपने पढ़ा है स्क्रीन में आप एक एक करके देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। अब दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, यानी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इससे आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को मिलेगा और ये इसमें 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पाँचों लॉ के बारे में पूछा जा सकता है कि पाँचों लॉ क्या क्या है उसे बताएं और उसका डिफिनेशन लिखें। तो ये काफ़ी 1-1.5 पेज में आपका हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी एक इंडिविजुअल लॉ के बारे में पूछ दिया जाएगा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो इसका मैं ऑलरेडी PDF आपको सेंड कर चुका हूँ। मैं फिर से अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। लेकिन आज हम लोग इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज अगर इस वीडियो को आप देख ले रहे हैं तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से वहाँ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे आज काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम के बाद मैं शुरू से क्लास स्टार्ट करूँ। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला सूत्र हम लोग देखते हैं। प्रथम सूत्र क्या है? ग्रंथ उपयोगार्थ है, यानी बुक्स आर फॉर यूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये अगर आपको ये पता हो तो आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं कि पुस्तकें उपयोग के लिए होते हैं। अपने लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस लिखने का आपका लॉजिक सही होना चाहिए। जो पहला लॉ है वो उस लॉ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पुस्तकालय उपयोग के लिए, अब देखिए इसका मैं डिफिनेशन की थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र अत्यंत सरल कथन है जो स्पष्ट है कि सभी लोगों इससे सहमत होंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की राय में भी किसी पुस्तकालय के महत्व के पाठ सामग्री के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए ये ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रथम सूत्र में से संबंधित निम्नलिखित बातों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया गया। उसमें आधारभूत कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। अब एग्ज़ाम में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको पहले तो पुस्तकालय क्यों उपयोग के लिए है, तो ये काफ़ी कॉमन बात है कि पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली को सुधार सकता है। अगर वो निरक्षर है तो वो साक्षर बन सकता है, पढ़ाई कर सकता है, जानकारी ले सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो इसी कारण से पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। अब इसमें अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो पहले तो आपको अपने डिफिनेशन में ये लिख देना कि पुस्तकालय क्यों उपयोग के लिए है। तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख लें। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पर कंप्लीट मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसे मैं अभी विस्तार से यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। अब उसको लिखने के बाद आप पॉइंट लिखेंगे। देखिए, पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण और निर्माण। दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि पुस्तकालय भवन कैसे होनी चाहिए, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालय कार्यकाल, मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पुस्तकालय का क्या कार्यकाल होना चाहिए? 9 to 5 होना चाहिए, 10 to 6 होना चाहिए? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो बता दूं कि पुस्तकालय 24 घंटा ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं। तो वो क्या होता है कि 10 से 6 तो जा नहीं सकते हैं, उसके बाद उनके पास टाइम मिलता है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय का कार्यकाल के बारे में आप वहाँ पे पॉजिटिव बातें लिखेंगे कि वो 24 घंटे खुले होने चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो जिनका ऑफिस होता है, उसके बाद वो वहाँ पे जा पाएंगे। उसके बाद पुस्तकालय उपसर्ग और साज सज्जा, यानी पुस्तकालय दोस्तों, पुस्तकालय का मतलब क्या होता है कि पुस्तकालय को बिल्कुल अरेंज करके वहाँ पे रखा जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग DDC का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको अपने लैंग्वेज में आसानी से लिख देना है। ठीक है, देखिए पुस्तकालय नियम विनियम, दोस्तों पुस्तकालय, देखिए हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि जितने भी पुस्तकालय विधान है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके बिना किसी भी पुस्तकालय का संचालन बेहतर ढंग से नहीं हो सकता है, खास करके पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, अब दोस्तों पुस्तकालय कर्मचारी के बात करें तो वहाँ पे स्टाफ के बारे में भी आपको लिखना है कि वहाँ के स्टाफ का जो व्यवहार होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कल को आप ही दोस्तों लाइब्रेरियन बनेंगे। तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि एक लाइब्रेरी, आप अगर किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप वहाँ के लाइब्रेरियन से क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको आप जिस काम के लिए गए हैं, जिस बुक को वहाँ पर लेने गए हैं, वो बुक को आपको आसानी से मिल जाए, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तभी वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पालन करेगा। ठीक है, ग्रंथ चयन यानी बुक सेलेक्शन, तो इस सब पॉइंट को आप एक एक करके वहाँ पे डिटेल में 10-10 लाइन भी लिख देते हैं तो आपको 60 लाइन तो आराम से हो गया। मतलब दोस्तों आप लोगों को बीलेब को लेके एकदम टेंशन नहीं लेना है, आपको बस कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, और क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे तो उसे आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ढाई या 3 पन्ने का आंसर याद नहीं किया, याद कुछ भी नहीं करना है।
ये ध्यान देंगे आप। याद आपको याद कुछ भी नहीं करना है, बल्कि अपने लैंग्वेज में लिखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि छोड़ के अगर आप आते हैं तो उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। इससे अच्छा कुछ भी आप लिख दें, आप रिलेटेड तो लिख ही सकते हैं। बस 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में अगर आपको सिर्फ 5 लॉ पता है एक एक लाइन का, तो आप उसमें विस्तार से काफ़ी आसानी से काफ़ी अपने सेंस से लिख सकते हैं, ठीक है। अब द्वितीय सूत्र यानी सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है? प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, यानी एवरी रीडर हिज हर बुक। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप एक पाठक है, ठीक है, आप लाइब्रेरी गए, मान लीजिए आपको पढ़ना है इतिहास का बुक, आप वहाँ पे लाइब्रेरी में गए तो वहाँ पे आपको इतिहास की बुक ना मिली, वो ज्योग्राफी की मिल गई। चलिए ज्योग्राफी में छोड़ दूँ, वहाँ पे मैं बात करूँ फिजिक्स की बुक मिल जाए, तो वो बुक आपके लिए कोई यूज़ की नहीं होगी, क्योंकि आपने वहाँ हिस्ट्री पढ़ने गया था, आपको फिजिक्स की बुक मिल गई। तो ये सेकंड लॉ को पालन नहीं करता है, ठीक है, यार ध्यान देंगे आप। तो चलिए इसका डिफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रकार पूर्व में ग्रंथों की सुरक्षा समझा जाता था, उसी प्रकार कुछ अन्य चुनिंदा लोगों को समझा जाता था। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि केवल जो पुस्तक जो लाइब्रेरी होती है वो सिर्फ उनके लिए नहीं होती है कि जो पढ़े लिखे हैं, वो वहाँ पे निरक्षर लोग भी जा सकते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता वो भी जा सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए लाइब्रेरी होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे वहाँ पे ना ही धनी निर्धन, दृष्टिहीन, स्वस्थ अस्पताल में भर्ती, बाल, वृद्ध, पंडित, सभी के लिए ग्रंथ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं वो ग्रंथ का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे वो जाके वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल तो ऑडियो नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इसमें भेदभाव नहीं करना। अगर भेदभाव किए जा रहे हैं किसी भी लाइब्रेरी में कि ठीक है आप वृद्ध हैं तो आपको लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं मिलेगी, तो ये पुस्तकालय विज्ञान के लॉ का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए जितने भी कैदी होते हैं, पंडित होते हैं, वृद्ध होते हैं, बाल, डाकू, मजदूर, नाविक, मतलब किसी भी प्रकार के व्यक्ति, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए पुस्तक होते हैं। देखिए अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि समान रूप से पुस्तकालय उपलब्ध कैसे करवाई जाए। यह कार्य सरकारें, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी और पाठकों के सम्मिलित प्रयासों के सहयोग से ही संभव है। कहने का मतलब है दोस्तों, मैंने इतने सारे नाम लिया, तो उन लोगों को पुस्तक देने का ये एक लाइब्रेरी ने अकेले चाहे तो नहीं कर सकते। इसके लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी पुस्तकालय अधिनियम होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा मैं बात करूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ब्रेल लिपि वहाँ पे होना चाहिए या फिर ऑडियो नोट्स होना चाहिए। तो ये कोई लाइब्रेरी अगर अकेले चाहे तो नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वहाँ की स्थानीय सरकार उनका साथ ना दे, ठीक है। तो सभी मिल के ही लाइब्रेरी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सरकार के लाइब्रेरी के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ध्यान देंगे। ये सेकंड लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वित्त की व्यवस्था करना, जैसा कि फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा किसी भी लाइब्रेरी का संचालन करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लाइब्रेरी एक्ट के बिना किसी भी पुस्तकालय का संचालन करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब एक एक करके आप देख सकते हैं, इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वित्त व्यवस्था क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलना चाहिए, तो ये स्थानीय सरकार कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट को बता देता हूँ। देखिए पुस्तकालय पूर्ण रूप से लोक निधि यानी पब्लिक फंड से संस्थापित, संचालित और सम्मिलित होती है। पुस्तकालय अधिभार लाइब्रेरी उपरोक्त दोनों को सम्मिलित का प्रयास किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। सेकंड लॉ का अगर आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड लॉ, ये काफ़ी बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तृतीय लॉ क्या है, जैसा आपको पता होगा, प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो, एवरी बुक्स फॉर रीडर। दोस्तों हिंदी में देखने में आपको काफ़ी डाउट लगता होगा, मैं आपको काफ़ी आसानी से समझा देता हूँ। जैसा कि सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा था, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, और थर्ड लॉ में सिंपल क्या है, तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। काफ़ी ईजी है। अब दोस्तों देखिए इस सूत्र के द्वारा ग्रंथ पर बल दिया गया है, यानी कहा गया है कि जो पुस्तकें हैं वो पाठक के लिए होते हैं, तो प्रत्येक पुस्तक को भी उसका पाठक मिलना चाहिए। जबकि द्वितीय सूत्र द्वारा पाठक पर जोर दिया गया था, यानी जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अतः इस द्वितीय सूत्र का एक पूरक, दोनों सहज परिणाम समान है। यह सूत्र पाठक सामग्री के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। रंगनाथन के शब्दों की भव्यता पाठक के हाथ में होता है। इस अनुपयोग पड़ा ग्रंथनी के सिर पर अभिशाप के समान है।
पुस्तकें मुख्य हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पुस्तक तो कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकती। मान लीजिए कि अगर आप जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि अगर आप जाते हैं हिस्ट्री का बुक लेने के लिए, वहाँ पे आपको फिजिक्स की बुक मिल जाती है, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मैंने हिस्ट्री का बुक मांगा था तो आपने फिजिक्स का क्यों दे रहा है, मुझे हिस्ट्री का बुक दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर पुस्तक को पुस्तक पुस्तक तो क्या होता है, पुस्तक एक निर्जीव चीज़ है, ठीक है। तो निर्जीव चीज़ है तो ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकती। तो वहाँ पे लाइब्रेरियन का कर्तव्य क्या होता है कि जो भी पुस्तकें हैं उस पुस्तक को उसके पाठक तक पहुँचाना उनका कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इसमें कहने का यही मतलब है। अब दोस्तों ग्रंथ चयन, अब दोस्तों फोर्थ सूत्र क्या है, पुस्तकालय विद्यालय के चतुर्थ सूत्र क्या है, पाठक का समय बचाओ, यानी सेव द टाइम ऑफ द रीडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, आप समझने वाली बात है कि दोस्तों अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 घंटा का टाइम है किसी भी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, और अगर आप जाते हैं और आप लगभग 1 घंटा आप वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं वो उस बुक को अगर सर्च करने में ही, खोजने में ही, ढूंढने में ही लगा देते हैं, तो वो आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचेगा। तो उससे आप काफ़ी इरिटेट हो जाएंगे, आपको खुद भी वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये अगर इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये चतुर्थ सूत्र यानी फोर्थ लॉ का पालन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपको क्या लिखना है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पाठक का समय बचाओ। इसमें आप हज़ारों वर्ड में चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बात अगर मैं करूँ तो समय बचाने के लिए क्या किया जाता है, डीडीसी का यूज़ किया जाता है। डीडीसी का यूज़ क्यों किया जाता है, हम 2 to 3 में पढ़ेंगे। अगर 2 to 3 आपको डाउट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें आपको एग्जाम से पहले तैयारी हो सके। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं 2 to 9 का और इससे पहले जो भी एग्जाम हुए उसका मैं कंप्लीट वीडियो नहीं ले पाया हूँ। थोड़ा सा दोस्तों मेरे पास समय का काफ़ी अभाव चल रहा है। अगर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं बिल्कुल क्लास लूँगा, ठीक है। देखिए कभी भी वहाँ पे पाठक का समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अब देखिए उपयोगकर्ता यानी क्या होता है, रीडर, ठीक है, का समय दो प्रकार का हो सकता है। ऑब्जेक्टिव यानी वास्तविक समय, वह समय जो किसी पाठक के द्वारा ग्रंथ या सूचना की प्रतीक्षा में वास्तव में बिताया जाता है। जबकि व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव समय, वह समय जो पाठक का अनुभव, इन दोनों के समय को बचाना आवश्यक है। इनके साथ ही उपयोगिता समय की बचत के कर्मचारियों के साथ करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए इसका क्या है कि कुछ चतुर्थ सूत्र द्वारा प्रवेशित कुछ प्रमुख सुधार से संबंधित है। अब देखिए इसमें समय बचाने का कुछ यहाँ पे तरीका दिया गया है। और दोस्तों देखिए बुक का लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, खुद पढ़ाने में लगता है कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आई। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, क्योंकि जब मैंने भी बिलीव किया था तो मैंने अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिया था और मेरे भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। तो टेंशन ना लेने की आपकी आवश्यकता नहीं है, आप मेरे पे विश्वास करें, एग्ज़ाम दें और अपने लैंग्वेज में लिख के रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस आपको समझना है। देखिए सबसे पहले क्या है, पुस्तकालय का स्थान निर्धारण। दोस्तों स्थान निर्धारण कैसे होता है, डीडीसी के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। अवोध प्रवेश प्रणाली की ग्रंथ तक पहुँच, मतलब ऐसे बहुत सारे सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग, सरकारी तथा केंद्रित वर्गीकरण तथा सूचीकरण, संदर्भ सेवा, एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है तो इसे आप देख लेंगे। मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी से टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसे एक बार आप रीडिंग कर लें और अगर आप डिटेल में फिर से सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, जब लॉन्ग डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो मैं वहाँ पे एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। देखिए पंचम सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। दोस्तों आप किसी भी लाइब्रेरी के बारे में अगर आप सोचें तो आप देखेंगे, अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में 10 साल पहले गए होंगे या फिर अगर आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी में आप देखेंगे, जब आपने पढ़ाई किया होगा, 10th आप वहाँ से पास करके निकले होंगे, तो आप देखेंगे तो उस लाइब्रेरी क्या होगा, उस लाइब्रेरी में जो पुस्तकें की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई होगी और ये कंटिन्यू बढ़ती ही रहेगी। तो अभी ऐसे कुछ अरेंज करना चाहिए वहाँ के लाइब्रेरियन को कि जो बुक का स्थान हो वहाँ पे कोई नुकसान ना हो। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल रूल होते हैं, जब आप पढ़ाई करेंगे आगे की जानकारी लेंगे तो आपको एक एक करके जानकारी मिलती जाएगी, ठीक है। इसमें जैसे जो भी बुक वहाँ पे क्या होता है कि देखना है कि कौन सा बुक का यूज नहीं हो रहा है तो उस बुक को वहाँ से हटा सकते हैं, नए बुक ला सकते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और मैं बहुत जल्द फिर से बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ रिविजन करें, ध्यान देंगे। चलिए कुछ हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। देखिए
पुस्तकालय सामग्री का त्याग करना, तो कैसे हम लोग वहाँ से इसको कम कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे पुस्तकालय का वहाँ से पुस्तकें का त्याग कर सकते हैं जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने आकार में परिवर्तन करना और नई शक्ल तथा स्वरूप ग्रहण करना, मतलब पुस्तकालय में जो भी पुस्तकालय के आकार यानी उसके साइज़ को कंटिन्यू आपको बढ़ाना। अब देखिए बाल विकास और वयस्क विकास यानी कि चाइल्ड ग्रो एडल्ट ग्रो। देखिए बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्ट दृष्टिकोण से होता है, जबकि वयस्क विकास दृष्टिकोण से नहीं होता है। तो इसे दोस्तों अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इसके बारे में आप चाहें तो आसानी से बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो इसे लिख लेंगे। और मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल में जाके और 2 to 5 में जो 5th लॉ है वहाँ पे मैंने डिटेल में, जब मैंने नया चैनल ओपन किया था तो वहाँ पे मैंने इसी से स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे आप देख लेंगे, एक एक करके समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें करता हूँ तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और इसे मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होता है। अब दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ALA बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। लॉन्ग की बात करें तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख लें। शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि ALA क्या होता है। मान लीजिए आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फिर भी एग्जाम में आपको छोड़ के नहीं आना है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ क्योंकि जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, किसी भी लोगों का बैक बिल्कुल ना लगे और उनका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जितना जल्दी कंप्लीट करके और एक लाइब्रेरियन का जॉब ले लें, ठीक है। देखिए आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलवी डेवी, जैसे आपको पता है कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलवी डेवी हैं। ये 2 to 3 में मैं फिर से बता दूंगा। उन्होंने क्या है 4 अक्टूबर 1876 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके संस्थापक सचिव निर्वाचन हुए। और उन्होंने इस संघ का ध्येय न्यूनतम व्यय एवं अधिकतम लोगों के लिए श्रेष्ठतम पद्य सामग्री का निश्चित किया। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का दूसरा अर्थ में आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग यानी पुस्तकालय से कुछ भी पूछिए निर्धारित किया। इस संघ देखिए ALA का अगर संस्थान ALA का स्थापना कौन किया है, तो आपको ध्यान रखना है मेलवी डेवी के हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस MCQ में बनता है, ठीक है। अब इसके सत्प्रयासों से सन 1876 तक ही 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गई थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 1887 की, ठीक है। इस संघ ने पुस्तकालय के क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य किए, जिसमें निम्नलिखित सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में बता देता हूँ, या फिर तीन टॉपिक के बारे में बात करूँगा, ठीक है। देखिए पुस्तकालय न्यासियों ने पुस्तकालय मित्रों को स्थानीय और राष्ट्रीय क्रियाकलापों हेतु प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसे आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि ये आपको बस मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो डिफ़िकल्ट आपको लगेंगे तो उसे आप भूल जाते हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बस आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड लिखना है और छोड़ के नहीं आना है। आप इतना करके देखेंगे आपके 60% प्लस नंबर आएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आयोजित किया जाता है और इसके अंतर्गत जन पुस्तकालय सेवा यानी पब्लिक लाइब्रेरी के महत्व को स्पष्ट करने के लिए जनसंपर्क क्रियाकलाप आयोजित किया जाता है। थर्ड में क्या है, प्रतिभाशाली युवाओं और उसके व्यवस्था के प्रति आकर्षित करने के लिए संघ द्वारा अपना कार्यक्रम अपनाया जाता है। प्रतिभाशाली युवाओं को व्यवसाय व्यवस्था आकर्षित करने के लिए संघ द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम का अपनाया गया था। तो दोस्तों इस संगठन में देखिए टोटल 64 विभागों को विभक्त किया गया था, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। राज्य पुस्तकालय संघ क्षेत्रीय पुस्तकालय के इस अंगों के रूप में कार्य करते हैं और इसकी सदस्यता लगभग 37,000 से भी अधिक होती है और वार्षिक सम्मेलन में लगभग 7,000 सदस्य भाग लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुस्तकालय अधिनियम, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये पूछा ही जाएगा। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पुस्तकालय अधिनियम की क्यों आवश्यकता होती है, तो मैंने पहले ही बता चुका कि किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता होती है। अब इसका हम लोग डिफिनेशन थोड़ा बात कर लें। देखिए पुस्तकालय विकास और आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय चरण अधिनियम पारित होना है। इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम 1869 में दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट
आप देख सकते हैं 10-5 के नाम से पारित हुआ। सन 1992 में भारत सरकार ने इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। तो यहाँ से काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सन 1948 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय पर एक समिति नियुक्त की गई। डॉक्टर रंगनाथन, SR रंगनाथन, यहाँ रंगनाथन लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। SR रंगनाथन ने इस समिति के सदस्य के रूप में पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप प्रस्तुत किया। दोस्तों इतना लॉन्ग वीडियो मैं आज फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इसमें कुछ अगर मिस्टेक होता है तो मैं क्षमा चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद मैं काफ़ी अच्छा तरीके से स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। और थोड़ा मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम का काफ़ी कमी और ऑलरेडी वीडियो लगभग 45 मिनट 1 घंटा तो अभी ही हो गए हैं। अब देखिए सन 1954 में केंद्रीय सरकार ने डिलीवरी बुक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया और सन 1956 में संशोधन के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। ये ध्यान देना है आपको। 1956 में इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक प्रकाशन अपने पुस्तकों की एक राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के प्रति अन्य पुस्तकालयों की भी सरकार ने निर्देश दिए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे इसका एक सेकंड वीडियो भी लाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या अगर आप 2 to 3 के मुझे अगर लगभग कमेंट आते हैं तो मैं 2 to 3 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसे आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेके बस एक बार पढ़ लें। अब देखिए अभी क्या है, अभी राज्य में इतने सारे लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुके हैं, तो इसे आप ध्यान दें, इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसे आप देख लें, और एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसे आप देख लेंगे, अगर आपको आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए INSDOC यानी इंसडॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सन 1952 में यूनेस्को, दोस्तों यूनेस्को से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में यूनेस्को नहीं लिया हूँ, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार द्वारा इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी INSDOC की स्थापना हुई। इस संस्थान में काउंसिल साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CISR, दोस्तों CISR मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए CSIR क्या करते हैं, ये भी नेट का एग्ज़ाम लेता है, जैसा आपको पता होगा। जितने भी साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं वो CISR के थ्रू नेट देते हैं, और जितने भी लाइब्रेरी साइंस या और भी जितने भी सब्जेक्ट के होते हैं वो लोग क्या करते हैं, UGC के थ्रू नेट देते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इंसडॉक के प्रमुख क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए समस्त विश्व के उपयोगी वैज्ञानिक औद्योगिक प्रकाशनों को प्राप्त करना एवं उनका भंडारण करना, यानी उनका स्टोरेज करना, ठीक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकियों को उनके उपयोग प्रलेखों की सूचना करना, उपलब्ध स्रोतों की सहायता से विशिष्ट प्रश्नों की जिज्ञासाओं को प्रदान करना। अगला क्या है, आवश्यक पड़ने पर मांग प्रलेखन, फोटो प्रतिलिपि का अनुवाद प्रदान करना, राष्ट्र के समस्त प्रकाशित व अप्रकाशित कार्यों के लिए राष्ट्रीय निक्षेपागार करना, और विश्व को भारत राष्ट्र हारा किए गए वैज्ञानिक कार्यसूची प्रदान करना। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट कार्य हैं, इसे भी एक बार आप देख लेंगे। अब देखिए पुस्तकालय अधिनियम और जितने भी राज्य हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों मैं अभी एक एक करके डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस इसका ईस्वी आप याद रखेंगे, और मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लें, ठीक है। अब ध्यान देंगे तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, इसे एक बार आप देख लेंगे, क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बंगाल, ठीक है, बंगाल का मैं आपको दिखा, देखिए पश्चिम बंगाल पुस्तकालय अधिनियम 1979, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद कुछ भी नहीं करना है, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ लेना है। चलिए मैं आपको पश्चिम बंगाल का एक्ट है वो बता देता हूँ। देखिए इस अधिनियम में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान नहीं है, बल्कि केवल राज्य पुस्तकालय परिषद की स्थापना आवश्यक संरचना के साथ है। इस कार्य के सरकार का परामर्श देना आवश्यक है। सरकार द्वारा पुस्तकालय निर्देशन की नियुक्ति का उल्लेख है, इस कार्य का उल्लेखन किया गया है। राज्य पुस्तकालय विभाग का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके समक्ष पुस्तकालय निर्देशालय का उल्लेख है। जिस पुस्तकालय प्राधिकरण का उल्लेख है, जिस पुस्तकालय प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिला पुस्तकालय अधिकारी का प्रावधान इसमें है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप देख लेंगे। जितने भी
देखिए इफ़ला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ला से आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। और इफ़ला होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए इफ़ला की स्थापना की बात करें, देखिए फुल फॉर्म तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए 1926, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1926 ईस्वी आप याद रखेंगे, में प्राग में आयोजित सम्मेलन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तक प्रेमियों के द्वारा पुस्तकालय संघों के अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। और तथा उसके अनुसार 1927 में एडिनबर्ग में सम्मिलित ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतर्गत पुस्तकालय एवं बिब्लियोग्राफी समिति बनाई गई थी। 1930 में इसके तृतीय सम्मेलन में इसका नाम पुस्तकालय संघों का महासंघ रखा गया तथा इसका कार्यकाल द हेग यानी नीदरलैंड में 1971 में स्थापित हुआ। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, मैं उद्देश्य की सिर्फ बात करूंगा और स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा, आप इसका संगठन और कार्य समिति सब देख लेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना इसका उद्देश्य होता है तथा ग्रंथ विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में सूचना सेवा तथा संदर्भ समिति क्षेत्र में इसकी शोध प्रवृत्ति का विकास करना एवं पारस्परिक सहयोग एवं विचार विनिमय के अवसर करना तथा थर्ड में क्या, कर्मचारियों के लिए तकनीकी शिक्षा का व्यवस्था करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसका उद्देश्य को आप एक एक करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों राजा मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन पर ध्यान रखना है कि वो क्या करते हैं, उसका कार्य क्या होता है। वो जितने भी ग्रामीण पुस्तकालय होते हैं या ग्रामीण लोगों होते हैं उन लोगों को ये अनुदान देने का काम करता है। तो मैं इस वीडियो में वो नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इस 2 to 1 में कुछ भी डाउट है तो मुझे आप आज ही कमेंट करके बताएं, टेलीग्राम चैनल में बताएं, मैं बिल्कुल जितना हो सके आपकी सहायता करूंगा। मैं काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं और अभी तक मेरा गला भी काफ़ी सूख गया है। अगर कुछ आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा टॉपिक तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं इस PDF को टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी एक बार आप रिविजन कर लें, क्योंकि मेरा चैनल का दोस्तों मेन उद्देश्य है आप लोगों का BLIS आसानी से क्लियर करवाना और लाइब्रेरी साइंस में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए सहायता करना। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।